हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट होम साइंस है, सब्जेक्ट कोड 216, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जल्दी से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, इनको रिवाइज करें, इनकी प्रैक्टिस करें। इससे पक्का आपको 100% मैं कह रहा हूँ, इससे काफी हेल्प मिलने वाली है आपको एग्जाम में। तो चलिए देर ना करते हुए हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं चलिए कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ग्रह विज्ञान का अर्थ लिखिए, ग्रह विज्ञान का अध्ययन करना क्यों आवश्यक का क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। उत्तर, ग्रह विज्ञान से तात्पर्य हमारे संसाधनों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला तथा स्वस्थ एवं सुखद घर और सफल पैसे को प्राप्त करने। ग्रह विज्ञान विद्यार्थियों के लिए कुशलताओं को विकसित करने तथा अवधारणाओं को समझने व उन्हें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता प्रदान करता है। यही ज्ञान ग्रह विज्ञान के विद्यार्थियों को अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों से एक कदम आगे रखता है। यह ज्ञान उन्हें व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान, जो कि अन्य क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें बताया गया है कि जो ग्रह विज्ञान है वो विद्यार्थियों के लिए किस तरीके से लाभदायक, उनको ये कोर्स करना चाहिए, ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रह विज्ञान की मुख्य शाखाओं का, जो मुख्य शाखाएं हैं ग्रह विज्ञान की कौन कौन सी हैं, उसको एक टेबल से समझते हैं। मुख्य शाखाएं और विशेषताओं की उप शाखाएं। भोजन तथा पोषण, भोजन विज्ञान, पोषण औषधि पोषण तथा सामुदायिक संस्थागत खाद्य सेवा। इस प्रकार से सेकंड देखते हैं। संसाधन प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, आवासन तथा उपकरण, आंतरिक साज सज्जा, उपभोक्ता शिक्षा। कपड़ा एवं वस्त्र विज्ञान, कपड़े की संरचना, टेक्सटाइल विज्ञान, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, वस्त्र डिजाइनिंग, वस्त्रों का रख रखाव एवं देखो। मानव विकास, मानव कल्याण कह सकते हैं तो उसमें है बाल कल्याण, किशोर अवस्था, विवाह तथा पारिवारिक मार्गदर्शन, बुजुर्गों की देखभाल, विशेष बच्चों की देखभाल इत्यादि। इन सभी में पॉइंट्स आते हैं। और उसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संप्रेक्षण तथा विस्तार, संप्रेक्षण का माध्यम, कार्यक्रम नियोजन तथा मूल्यांकन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, सामुदायिक सेवा संगठन का प्रबंधन। ये एक टेबल की सहायता से हमने इसको डिस्कस किया है और आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयारी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी क्या जो बताया गया कि ग्रह विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए ग्रह विज्ञान की मुख्य शाखाएं दे रखी हैं। नंबर लेफ्ट हैंड पे देखिए, भोजन तथा पोषण, संसाधन प्रबंधन, कपड़ा तथा वस्त्र विज्ञान, मानव विकास एवं विस्तार और संप्रेक्षण, ये मुख्य शाखाएं हैं जो ग्रह विज्ञान की हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। स्वरोजगार व वेतन रोजगार किसे कहते हैं? ग्रह विज्ञान शिक्षा के उपरांत स्वरोजगार व वेतन रोजगार के कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? उत्तर देखिए, स्वरोजगार व वेतन रोजगार का अर्थ, स्वरोजगार से तात्पर्य है आप एक उद्यम के स्वामी स्वयं हैं तथा उस उद्यम के संचालन तथा वित्त पोषण का कार्य स्वयं करते हैं। वेतन रोजगार का अर्थ है कि आप किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के बदले में वेतन प्राप्त करते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा के उपरांत स्वरोजगार व वेतन रोजगार के विकल्प प्रकार देखिए एक टेबल की सहायता से आया गया है। और चलिए इसको एक टेबल की सहायता है। ज्ञान कौशल, रोजगार के अवसर, रोजगार के जो अवसर हैं जिन्हें हम स्वरोजगार भी कह सकते हैं। कैंटीन खान पान, रोजगार के अवसर में देखिए कैंटीन, रेस्टोरेंट, स्टॉल, कॉफी चाय की दुकान आदि की रसोईया सर्विस स्टाफ।
कैंटीन, रेस्टोरेंट, कॉफी, टी शॉप आदि का स्वामी घर से ही भोजन सेवा, हैवी कक्षा आयोजित करना, सब इसी में आते हैं। देखिए सभी बताए गए हैं कि किस तरीके से कौन कौन से स्वरोजगार हैं और वेतन रोजगार हैं, उनको आप अच्छी से आप उसको कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें, अच्छे से उसको तैयारी से कर सकते हैं। चलिए चैप्टर सेकंड देखते हैं, भोजन और उसके पोषक तत्व। ये पार्ट हमारा सेकंड है और उसके कुछ क्वेश्चन दिए गए इंपोर्टेंट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी को कंटिन्यू हमने क्वेश्चन रखे हुए हैं, सभी चैप्टर वाइज लिए हैं तो कंटिन्यू रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मानव शरीर के लिए भोजन किस प्रकार महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। मानव शरीर के लिए भोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न कार्य, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मानव शरीर के लिए भोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न कार्यों और शारीरिक प्रक्रियाओं को सही तरीके से संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व प्रदान करता है। निम्नलिखित कारणों से भोजन का महत्व है, तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, पोषक भोजन शरीर को पूर्ण और संतुलित पोषण प्रदान करता है, जिससे उपयोगी न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, फाइबर और अन्य महत्वपूर्ण योजकों की आवश्यकता पूरी करता है। ऊर्जा सेकंड नंबर पर है। ऊर्जा भोजन द्वारा लिए गए कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, देखिए हम अपनी शारीरिक क्रिया को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पोषक तत्व तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे आवश्यक घटक है जिसकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती। इन पोषक तत्वों के विभिन्न नाम हैं तथा यह हमारे शरीर के लिए अनेक कार्य करते हैं। हमारे भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे, पानी। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये हमें ताकत भी देते हैं, हमारी शरीर की मरम्मत भी करते हैं हमें, और हमारी मांसपेशियों को मजबूत, इन सभी की हमारे शरीर को बहुत जरूरत होती है। और ये देखिए उसको एक्सप्लेन भी किया गया है, पोषक तत्वों के कार्य कि कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है, विटामिन का क्या कार्य होता है, वसा का क्या कार्य होता है, और खनिज का क्या काम होता है, रेशे का क्या काम होता है, पानी का हमारे शरीर में क्या कार्य, इन सभी के कार्यों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इनको अच्छे से रीड कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की व्याख्या कीजिए। अगर किसी व्यक्ति को कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो किस तरीके की बीमारियां होती हैं, किस तरीके के रोग होते हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उत्तर, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को पोषण अभाव रोग कहते हैं। यह अभाव हमारे दैनिक आहार में विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी या अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। पोषक अभाव रोग वह स्थिति है जो हमारे शरीर के तत्व उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर में तब उत्पन्न होती है जब हमारे दैनिक आहार में एक विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्व की कमी लंबे समय तक रहती है। ये हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए, एक तरह का हमें डेली भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, उसको नियमित रूप से उसको बदलते रहना चाहिए और अलग अलग सब्जियां खानी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को पूरी तरह से प्रोटीन, वसा और विटामिन मिल सके। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कौन कौन से, देखिए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण कुपोषण नामक रोग होता है। यह रोग सामान्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होता है। हमारे देश में यह रोग गरीब तथा असुविधा विहीन समुदाय के बच्चों में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। जब बच्चे इस रोग से पीड़ित होते हैं तो उन्हें शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण उन्हें दस्त या अन्य संक्रमण होने का खतरा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
विटामिन ए शरीर की बढ़ोतरी और विकास के लिए जरूरी है। इसकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। विटामिन ए की कमी से आंखों की पुतली के सफेद हिस्से में सूखापन आना शुरू हो जाता है। लंबे समय तक इसकी कमी से या इसकी कमी के कारण आंखों के किस हिस्से लंबे समय तक इसकी कमी के कारण आंखों के इस हिस्से में सिकुड़न आने लगती है। जहां तक कि आंखों में कार्निया, काले हिस्से अथवा पुतली में भी धुंधलापन आने लगता है। ऐसी स्थिति में आंखों में अंधापन भी आ सकता है। विटामिन ए हमें प्रॉपर मात्रा में रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोहा तत्व की कमी है, जिसे आयरन कहते हैं। आयरन की कमी से कौन से रोग होते हैं? लोहा तत्व की कमी से होने वाले रोगों एनीमिया हमारे शरीर में होने वाली दूसरी लंबी पोषक संबंधी समस्या है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहा तत्व की आवश्यकता होती है। लोहा तत्व के अभाव अर्थात एनीमिया रोग में खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कोशिकाओं को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ऐसा होने पर आप हर समय आलस और थकान महसूस करने लगते हैं, इसलिए आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखें, हमें आयरन की मात्रा समय पर लेते रहनी चाहिए और शरीर में आयरन की मात्रा पूरी होगी, हमारा आलसपन हटेगा, हम काम में मन लगेगा। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें सभी। तो नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी। इसकी कमी के कारण व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और उसे भोजन पचाने में मुश्किलें आने लगती हैं। पहले यह रोग बेरी नाम से जाना जाता था और यह विशेष रूप से उन स्थानों पर पाया जाता है जहां पॉलिश किए हुए चावल अधिक खाए जाते हैं। ध्यान रखें, इन का यूज ना करें जिससे कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। विटामिन सी, इसकी कमी से होने वाले रोगों को स्कर्वी कहते हैं। इससे हमारे मसूड़े, दांत, हाथ और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। मसूड़े फूलने लगते हैं और उसमें से खून निकलने लगता है। घाव भी जल्दी नहीं भरते हैं। इसकी एकमात्र उपाय है भोजन में ताजे फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ा देना। आयोडीन की कमी की वजह से कई प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं, जैसा घेंगा, कोनापन, मानसिक विकलांगता, बहरापन आदि। इस समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें। इसी वजह से सरकार ने गैर आयोडीन युक्त नमक को प्रतिबंधित कर दिया गया। आप इन सभी को विशेष ध्यान रखें कि हमें किस तरीके की हमें चीजें खानी चाहिए। देखिए, ये घेंगा रोग जो दे रखा है हमें कि गले में इसी तरीके तो एक टाइप का जो दिख रहा है वो घेंगा है और ये विटामिन इसकी कमी से होता है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट हम थर्ड देखते हैं और ये हमारा पार्ट थर्ड है। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। भोजन समूह, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विभिन्न भोजन समूह कौन कौन से हैं? प्रतिदिन संतुलित आहार में इनकी क्या भूमिका है? उत्तर, विभिन्न भोजन समूह इस प्रकार हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ में विभिन्न पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। आहार योजना बनाते समय प्रत्येक खाद्य वर्ग में से एक खाद्य पदार्थ के चुनाव से प्रमुख पोषक तत्व उचित अनुपात में प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमें एक चार्ट के अनुसार समझाया गया है, ICMR ने भारतीय के लिए निम्न 5 भोजन समूह योजनाएं दी हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, भोजन समूह नंबर वर्ग 1 में आता है अनाज, नंबर 2 में आती है दालें और सब्जियां, नंबर 3 जो वर्ग हमारा दूध, अंडे और मांस के उत्पाद, नंबर 4 वर्ग में आता है फल और सब्जियां और नंबर 5 में आता है वसा और
शर्करा, इस टाइप के हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रतिदिन संतुलित आहार में भोजन सामूहिक की भूमिका निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। हमें किस तरीके खाना प्रतिदिन खाना चाहिए। देखिए नंबर पॉइंट 1 देखते हैं। ऊर्जा, अनाज और फलों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 2, पोषक तत्वों को सेवन। तो नंबर 2, पोषक तत्वों का सेवन, फल सब्जी और डेयरी आवश्यक विटामिन और खनिज पदार्थ करते हैं। हमें किस तरह की खनिज मिलना चाहिए, खनिज पदार्थ हमें करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड करते हैं। प्रोटीन स्रोत, प्रोटीन ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करते हैं। नंबर 4, फाइबर, साबुत अनाज फल और सब्जियां पचाने के लिए फाइबर प्रदान करते हैं। पॉइंट 5 देखते हैं। स्वस्थ वसा, पोषक तत्वों के अवशोषण और समग्र स्वास्थ्य के लिए वसा आवश्यक है। चलिए पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। हड्डियों का स्वस्थ, डेयरी और फोर्टिफाइड डेयरी विकल्प कैल्शियम और विटामिन डी के सेवन में सहायता करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, इनका सभी आप विशेष ध्यान रखें। और चलिए लास्ट पॉइंट भी हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। जल योजना, पेय पदार्थ और फलों और सब्जियों जैसे हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थ में जैसे प्राप्त पानी समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चंस वैसे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चन पढ़े, आंसर नोट करें और लिखें अपनी कॉपी रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भोजन नियोजन को परिभाषित कीजिए। भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, बताइए। तो देखते हैं। भोजन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्येक दिन के लिए जाने वाले प्रत्येक आहार के लिए नियोजन तैयार करते हैं कि किस दिन में क्या खाना है, किस तरीके से हमें बनाना है, इस तरीके की हम प्लानिंग करते हैं। अन्य शब्दों में भोजन नियोजन का अर्थ पर्याप्त पोषण प्रदान करने की प्रक्रिया या योजना बना। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं। भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जो भोजन नियोजन को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं, तो वो कारक हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, आयु। सभी लोग भोजन अपनी आयु के अनुसार खाते हैं। उदाहरण के लिए एक नवजात शिशु लगभग 6 महीने तक केवल दूध भी पीता है। एक छोटा बच्चा कम मात्रा में दलिया या खिचड़ी खाता है। किशोरावस्था में बच्चे शिशु की तुलना में विविध प्रकार के भोजन और अधिक मात्रा में खाते हैं। इसलिए इसी प्रकार बुजुर्ग लोग नरम और आसानी से पचने योग्य एवं मात्रा में कम भोजन खाते हैं। क्योंकि आयु के अनुसार पौष्टिकता की आवश्यकता भिन्न हो जाती है, इसलिए भोजन का प्रकार उसकी गुणवत्ता और मात्रा पर भी निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिंग। एक पुरुष के शरीर में महिला के शरीर की तुलना में अधिक पेशियां होती हैं, इसलिए पुरुष को महिला की तुलना में अधिक प्रोटीन तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आहार के लिए योजना बनाते समय परिवार के सदस्य के लिंग को ध्यान में रखना चाहिए कि वो स्त्री या उसी के हिसाब से हमें बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मौसमी उपलब्धता। कुछ सब्जियां जैसे मूली, मेथी, गाजर तथा मटर सर्दियों में या सर्दियों के मौसम में उपलब्ध होती हैं, जबकि अन्य सब्जियां जैसे करेला या भिंडी गर्मी के मौसम में उपलब्ध होती है। मौसमी भोजन ताजा व पौष्टिक होता है और यह सस्ता और बिना मौसम के भोजन की तुलना के आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए भोजन का नियोजन करते समय मौसमी भोजन को प्राथमिकता दी जानी। पॉइंट नंबर, मौसम। हम सभी गर्मियों की तुलना में सर्दियों में या सर्दियों के मौसम में अधिक भोजन खाते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में शरीर में
या शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, इसलिए हमें सर्दी में खाना खाया। सर्दियों के मौसम मूंगफली मूंगफली की पट्टी, तिल की पट्टी तथा सूखे मेवे खाए जाते हैं। यह ऊर्जा से भरपूर भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है या बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। पॉइंट नंबर 5, व्यवसाय। कुछ लोग जैसे श्रमिक, रिक्शा चालक या खिलाड़ी तथा अन्य किसान आदि कुछ अन्य लोगों जैसे व्यावसायिक, दुकानदार और अध्यापकों की तुलना में अधिक शारीरिक श्रम का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमें भोजन का नियोजन करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य के व्यवसाय को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। भोजन का नियोजन करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता या उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे गर्भवती और दूध पान करने वाली माता की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक हो जाती हैं। एक किशोर को अपने भोजन में अधिक प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक बुजुर्ग को हल्के व आसानी से पचने वाले भोजन की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, आर्थिक कारक। भोजन नियोजन पर परिवार की आय का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। धन की उपलब्धता हमारे भोजन की गुणवत्ता तथा मात्रा को प्रभावित करती है। बजट के वृद्धि किए बिना संतुलित आहार का कार्य तरीकों से नियोजित किया जाता है। चलिए पार्ट नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन पकाने की विधि का वर्णन कीजिए कि भोजन किस तरीके से पकाया जाता है। तो उत्तर, भोजन पकाने के लिए 4 विधियां इस प्रकार हैं। देखिए टेबल की सहायता से हम उसको मस्त डायग्राम बनाया गया है और आप इसको जरूर बना लें अपनी कॉपी में और सुंदर सुंदर बनाएं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो। आप जो भी पॉइंट लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करें और उसको अच्छे से बनाएं। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से हमने बनाया और किस तरीके से हमें करना है। तो भोजन पकाने की विधियां लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए। दम ताप विधि द्वारा पकाना। तलना, अत्यधिक तेल में तलना, कम तेल में तलना भोजन पचाने की अन्य विधियां हैं। माइक्रोवेव द्वारा पकाना या शोर कुकर में बहुत ही विधियां थी खाना पकाना चाहिए। तो इसमें देखते हैं आगे उपयोग किया जाता है जो कि इस प्रकार है। नम ताप विधि द्वारा पकाना, यानी कि धीरे धीरे पका सकते हैं तो नम ताप पर। तो इस विधि में भोजन को उबालते हुए पानी में डाला जाता है। जो पानी उबलता है उसमें डाल दिया जाता है। यह उबलते हुए पानी में उससे निकालने वाली भाप में पकाया जाता है। तो पानी उबालते तो उससे जो भाप निकलती है ये सब जो उसमें पकाई जाती है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। उबालना। उबालना वह विधि है जिसमें भोजन को पर्याप्त पानी में पकाया जाता है। उदाहरण के लिए उबले हुए आलू, अंडे, चावल तथा सब्जी, सामान्यतः हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पत्ता गोभी, मेथी और पालक को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धीमी आंच पर पकाना और रिझना। इस विधि में भोजन को पानी की कम मात्रा में उसकी क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट से नीचे लंबे समय तक उबाला जाता है। जैसे कि उबाल आना आरंभ होता है। आंच को धीमा करके भोजन को धीरे धीरे पका दिया जाता है। जब सूक्ष्म तथा कठोर भोज्य पदार्थ को तथा सब्जी को पकाते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दाल, मांस और सब्जी। उदाहरण
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भाप द्वारा पकाना। जब भोजन को गर्म पानी में भाप से पकाया जाता है तो उसे भाप द्वारा पकाना कहलाता है। ये चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेशर कुकर में पकाना। प्रेशर कुकर भोजन पकाने के लिए एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया या इसमें भोजन को भाप से अत्यधिक दाब की सहायता से पकाया जाता है। इस विशेष बर्तन को प्रेशर कुकर कहते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन न्यूनतम संभवतः समय के भीतर अच्छी तरह से पकाया जा सकता है। उदाहरण के लिए चावल, पुलाव, मांस, आलू और कौन सा था हमारा, आलू, फलियां, मटर आदि। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सूक्ष्म ताप विधि द्वारा भोजन पकाना। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग किस तरीके से है। तो पॉइंट नंबर 1, बैक करना। इस विधि में भोजन को एक मार्ग बंद बक्से के भीतर रख कर पकाया जाता है और इस बक्से को ओवन कहते हैं। ओवन के भीतर की हवा उससे नीचे, उदाहरण के लिए तंदूरी रोटी, नान, पाव और बने बिस्कुट तथा पेस्ट्री आदि, यही था वहां पर खाने होती है। पॉइंट सेकंड देखते हैं, भूनना। सूक्ष्म ताप द्वारा भोजन पकाने की एक अन्य विधि है भूनना। भोजन को भूनते समय उसे सीधे गर्म पानी यह विभिन्न तथा यह भूनने की विधि से धीमी विधि है। इसमें भोज्य पदार्थ को लोहे की सलाखों तथा ग्रिड में लगाकर आग के ऊपर तथा बिजली से चलने वाले ग्रिल बार के ऊपर फेंका जाता है, जिससे लोहे की सलाख पर तेल लग जाता है और ताकि भोजन उस समय तक चिपके नहीं। उदाहरण के लिए आलू, शकरकंदी, बैंगन, मुर्गी, चिकन अथवा और कबाब। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, अत्यधिक तेल में तलना। अत्यधिक तेल की विधि में कढ़ाई में अधिक मात्रा में तेल को गर्म किया जाता है और भोज्य पदार्थ को उस तेल में डुबोया जाता है। वह पदार्थ पूरी तरह से घी या तेल में डूबना चाहिए। तेल तलते समय घी या तेल को अधिक गर्म नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए भजिया बोलते हैं, पकोड़े, समोसे, बड़े तथा कचौरियां आदि। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कम से कम तलना। इस विधि में कम से कम तलने का प्रयोग किया जाता है और ताप को नियंत्रित रखा जाता है। कम तेल में तलने के लिए नॉन स्टिक पैन अधिक ठीक होते हैं। इसमें तलते समय काफी कम तेल से ही काम चल जाता है। पॉइंट नंबर डी देखते हैं, भोजन पकाने की अन्य विधियां। माइक्रोवेव द्वारा पकाना। यह भोजन पकाने की एक नवीन पद्धति है और यह धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। इस विधि में माइक्रोवेव किरणों के माध्यम से भोजन को पकाया जाता है। माइक्रोवेव का प्रयोग खाना गर्म करने में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए पिज्जा, बर्गर और ढोकला इत्यादि, इन सभी को माइक्रोवेव की सहायता से पकाया। नेक्स्ट है सौर कुकर में पकाना। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकतर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। भोजन पकाने के लिए इसका प्रयोग एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में एक बड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पोषक तत्व का संरक्षण किसे कहते हैं? पोषक तत्वों के संरक्षण के तरीके सुझाइए।
तो उत्तर देखिए, पोषक तत्वों का संरक्षण भोजन तैयार करने व पकाने की प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्व को सुरक्षित रखना ही या सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को पोषक तत्व का संरक्षण कहते हैं। पोषक तत्वों के संरक्षण के तरीके निम्न प्रकार से हैं। देखिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं और सभी को ये समझना चाहिए। उससे पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट से एक बार डिस्कस करना चाहूंगा कि आप जब भी अपने क्वेश्चन आंसर का जब आप अपने एग्जाम देते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी स्टूडेंट ब्लैक पेन से ना लिखे। जो आप एक्सटेंड करते हो तो आपको हमेशा ब्लैक पेन से करना चाहिए। अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर लें तो बेटर रहेगा। और सबसे बेस्ट है वो है आपका, सबसे जो खास बात है वो आपकी, आप सभी की राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ लिखा हो। इससे क्या होता है, जो चेक जाता है वो आसानी से आपके पेपर को चेक कर देता है, नंबर अच्छे मिले। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए ताकि उनके खनिज तथा विटामिन नष्ट हो जाए ना हो, विटामिन नष्ट ना हो। भोज्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक नहीं धोना चाहिए। नंबर 2, सब्जियों के छिलके निकालते समय ध्यान रखें कि छिलकों को जितना हो सके पतला छीलें, क्योंकि इनके नीचे के विटामिन और खनिज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सब्जियों को भोजन पकाने में ठीक पहले बड़े बड़े टुकड़ों को काट लेना चाहिए, क्योंकि कुछ टुकड़ों में काटने से पोषक तत्व को हानि होती है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि सब्जियों को पानी में पकाना है तो उन्हें उबलते हुए पानी में डाल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चावल पकाते समय उतने ही पानी का प्रयोग करें जो पकाने की प्रक्रिया के दौरान अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट, ऐसे बर्तन में भोजन पकाएं जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाता है। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऐसे बर्तन में भोजन पकाएं जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाता हो। जब आप बिना ढक्कन के भोजन पकाते हैं तो इसमें या इसके अधिकतर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। हमें ढके हुए बर्तन में ही खाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए, इसको एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। भोजन में पोषक तत्वों के संवर्धन की विधियां इस प्रकार से, संशोधन, और इधर रखा हमारा खमीर उठाना। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साबुत मूंग और चने के दाने लीजिए और उन्हें थोड़े से पानी में पूरी रात के लिए भिगो दीजिए। अगले दिन अनुसार आकार बदल जाएगा और वे, इनका आकार है वो बदल जाएगा और वे छूने से नरम हो जाते हैं। उन दोनों को मलमल के कपड़े में बांधकर 12 या 14 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो उनमें छोटे छोटे अंकुरण निकल जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है, अंकुरण कहलाती है। प्रत्येक अनाज तथा दाल को अंकुरित करने में प्रयुक्त होने वाले समय तब पानी की मात्रा भिन्न भिन्न, सामान्यतः भिगोने में 8 से 16 घंटे तथा अंकुरण में 12 से 24 घंटे का समय लगता है, जिस कपड़े में भीगी हो। चलिए पार्ट नंबर 5 देखते हैं, खाद्य परिरक्षण। तो हमारा 5 है और उसके हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। दूध को उबाल कर उसके सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। कई बार केवल अल्प अवधि के लिए ताप देकर उसे सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है तो उस पदार्थ को खराब कर सकते हैं।
यह दूध के पाश्चीकरण के दौरान किया जाता है। डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया में डिब्बा के अंदर डाले जाने वाले भोज्य पदार्थ को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु विकसित ना हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खाद्य संरक्षण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। दूध को उबाल कर उसके सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। कई बार केवल अल्प अवधि के लिए ताप देकर उनमें सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट किया जाता है जो उस खाद्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं। यह दूध के पाश्चीकरण को के दौरान किया जाता है। डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया में डिब्बे के अंदर डाले जाने वाले भोज्य पदार्थ को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उन्हें सूक्ष्म जीवाणु से विकसित ना हो सके। और वो इसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना या उसमें विलंब उत्पन्न करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फलों व सब्जियों के हिमीकरण, जिसे हम फ्रीजिंग कहते हैं, के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां क्या होनी चाहिए, क्या है? उत्तर, फलों व सब्जियों के हिमीकरण फ्रीजिंग के दौरान रखे जाने वाली सावधानियां इस प्रकार हैं। पैकिंग का सामान जैसे कि पॉलीथीन बैग काफी मजबूत होना चाहिए जो कि भोज्य पदार्थ के फैलने का जो दबाव है उसे सहन कर सके। भोज्य पदार्थ को एक बार फ्रीजिंग से निकालकर कमरे के तापमान पर लाने के बाद दोबारा नहीं जमाना चाहिए। छोटे पैकेट बनाने चाहिए ताकि निकाला हुआ भोज्य पूरा प्रयोग में लाया जा सके और उपयोग में न आने वाले भोज्य खराब होने से बचे सके। ऐसा करने से बचे भोजन को पुनः जमाने में से भी बचाया जा सकता है। पैकेट को सील करने से पहले हवा को सावधानी पूर्वक पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। फ्रीजर को बार बार नहीं खोलना। कुछ सावधानियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी प्रकार चैप्टर हम 6 करते हैं, पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 14, प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। तो उत्तर देखते हैं। प्रदूषण पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा को उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना और इसके कारण पर्यावरण को दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। ये प्रकार इस प्रकार हैं, देखिए। नंबर 1, वायु प्रदूषण। दहन की प्रक्रिया में घरेलू ईंधन के जलने से निकलने वाला धुआं, थर्मल पावर स्टेशनों में कोयला जलने के लिए जलने से निकलने वाला धुआं, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, पटाखे फोड़ने से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, कीटनाशकों के छिड़काव से निकलने वाला धुआं, यह सभी वायु प्रदूषण के कारण हैं जो कि सभी मानव जाति के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक। इन सभी स्रोतों से इतना धुआं निकलता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। धुआं हमारी आंखों में भी असर डालता है और अंधेपन का कारण बना सकता है। यही वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा। इसी प्रकार से सेकंड जो प्रदूषण है वो है हमारा जल प्रदूषण। पानी के स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं जब उनका उपयोग जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने और शौच के बाद खुद को धोने के लिए किया जाता है। तेल टैंकर समुद्र के बड़े क्षेत्रों में तेल फैला देते हैं तथा पानी के इस स्रोत से कूड़ा कचरा भी। अगला जो हमारा प्रदूषण है वो है मृदा प्रदूषण। घरों आदि से निकलना, अपशिष्ट शौच, पेशाब और खुले में थूकना आदि मृदा के रोगाणु के फैलने से स्रोत हैं, फैलने के जी स्रोत हैं। जब हम नंगे पांव मिट्टी में चलते हैं तो उन मिट्टी में अपशिष्ट जीवाणु तथा कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। कई बार औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट मिट्टी में मिल जाने या मिलने से या मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रदूषित मिट्टी में
फल और सब्जियां उगाई जाती हैं तो इन हानिकारक रसायनों को अपने में अवशिष्ट कर लेती हैं, यानी अवशोषित कर लेती हैं। मनुष्य तथा पशु इन फलों और सब्जियों को सेवन करते हैं, उन सभी का सेवन करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। लास्ट जो हमारा प्रदूषण है वो हमारा ध्वनि। पर्यावरण में अवांछित या परेशान करने वाली ध्वनि जो मनुष्य और अन्य जीवित जीवों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती हैं, उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। यह आवाजें नसों पर दबाव डालती हैं और इससे सिर दर्द होने लगता है। इससे धीरे धीरे स्मरण शक्ति पर कुप्रभाव पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का है नंबर 15। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का सुझाइए कि ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। देखते हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण करना चाहिए व लोगों को पेड़ों को काटने नहीं देना चाहिए। शुद्ध जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। रेडियो टीवी को धीमी आवाज में सुनना चाहिए। लाउड स्पीकरों का प्रयोग ना करें। स्वच्छ एवं साफ शौचालयों का प्रयोग करें। फैक्ट्री और सीवेज के अपशिष्ट का निपटान करने से पूर्व उसका उपचार करना चाहिए। उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग का बहिष्कार करें, तभी हमारे लिए बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर हमारा 7 स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति के अच्छे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण का उल्लेख कीजिए। उत्तर। एक व्यक्ति के अच्छे शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण। आप ऊर्जापूर्ण तथा सतर्क बने रहते हैं। आपका वजन आपकी आयु तथा लंबाई के अनुसार सामान्य रहता है। आपकी आंखें तेज और चमकदार रहती हैं और आपकी त्वचा साफ और सुंदर रहती है। प्राकृतिक रंग व रूप के साथ आपके बालों का सामान्य विकास होता है। आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है और उसका अच्छी नींद आती है। उससे आपको क्या, आप अच्छी नींद आती है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। इच्छाओं, आकांक्षाओं, लक्ष्य तथा विचार में संतुलन रहता है। जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने तथा उनका सामना करने में सक्षम होते हैं। अपनी क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अन्य व्यक्तियों के प्रति सहयोग की भावना रहती है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद लेने की क्षमता विकसित होती है। और नेक्स्ट है अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रहता है। मोहक व्यक्तित्व होता है। दूसरों के प्रति अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन करते हैं। सहमति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पर 1, संतुलित आहार। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें एक निश्चित आयु में एक व्यक्ति को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा रेशे सही अनुपात में उपलब्ध हो। एक किशोर बालक को प्रतिदिन लगभग 2400 से 2600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एक किशोर बालिका को 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए कुछ चित्र में बताया गया कि हमें कैलोरी किन से प्राप्त होती है। बताया गया बनाना है, शकरकंदी है, दालें, बादाम है, ग्रीन टी है, तरीके के जो। देखिए सेकंड है, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता स्वयं को रोगों से मुक्त रखने तथा अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए
आपको निरंतर स्वच्छता का अनुसरण करना चाहिए। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ समानताएं या समान क्रियाएं होती हैं जो संक्रामक रोगों से हमें बचाती हैं। यह क्रियाएं हैं नियमित रूप से स्नान करना तथा साफ कपड़े पहनने चाहिए। नियमित रूप से शौच करने से शारीरिक रूप से तंदुरुस्त तथा स्वस्थ बने रहते हैं। भोजन से पूर्व हाथों को अवश्य धोना चाहिए। जहां हाथों को धोने के लिए साबुन उपलब्ध ना हो वहां राख का प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिदिन दांत को ब्रश करने से दांतों के बीच के कीटाणु व बैक्टीरिया को साफ किया जा सकता है, उनको विकसित नहीं हो पाते हैं। रात में सोने से पहले दांत को ब्रश करना एक अच्छी आदत है। बालों को नियमित रूप से धोने, कंघी करने और नाखून को छोटा तथा साफ रखना चाहिए। नाखून को मुंह से काटना अच्छी आदत नहीं है। पानी से आंखों को धोने आंखें धूल और कीटाणुओं बैक्टीरियाओं से मुक्त रहती हैं। जैसे कि देखिए में दिखाया गया है, ये काफी हमें कुछ सीखने को मिलता है। उसका ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट देखते हैं, घरेलू स्वच्छता। घर में झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए ताकि हमारा घर साफ सुथरा और धूल, मक्खियां और कीटाणुओं से मुक्त रहे। कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने से आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा बना रहता है, जिससे मच्छरों और मक्खियों की उससे बचाव रहता है और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से भी बचाव रहता है, बीमारियां नहीं होती। जैसा कि में दिखाया गया है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। भोजन स्वच्छता। फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पूर्व साफ पानी से धोना चाहिए ताकि उन्हें बैक्टीरिया तथा कीटनाशकों पौधों को कीट युक्त रखने के लिए रसायनों का कीट छिड़काव करना से मुक्त किया जा सके। भोजन को साफ रसोई में तथा साफ सुथरे तरीके से तैयार करना चाहिए। भोजन पकाते समय उसे उच्च ताप पर गर्म करना चाहिए ताकि उसमें विद्यमान बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं। पके हुए भोजन को ताजा ही खाना चाहिए या फिर ढककर और ठंडे सूक्ष्म कीटनाशक मुक्त स्थान पर रखना चाहिए। दूध को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। यदि इसे बाहर रखना है तो इसे पुनः उबालना चाहिए ताकि इसमें बैक्टीरिया मुक्त किया जा सकता है। इस तरीके से सब्जी धो रहे हैं, इसी प्रकार से हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खाना पकाने से पहले हमें सभी सब्जियों को अच्छे से धो लेना चाहिए साफ सुथरे पानी से। व्यायाम। नियमित रूप से चलने तथा शारीरिक व्यायाम करने से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बाहरी खेल हृदय तथा परिसंरचना तंत्र को सुचारू बनाए रखता है। पैदल चलने से जोड़ और हड्डियां स्वस्थ रहती हैं। ज़्यादातर कोशिश करें कि आप पैदल चलें, शारीरिक व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। नियमित नींद और आराम। मस्तिष्क और शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। एक हल्की झपकी नियमित नींद और कुछ समय के लिए आराम आपके शरीर तथा मस्तिष्क को पुनः तरोताजा कर देता है। वह शरीर को दोबारा ऊर्जा प्रदान हो जाती है। इस प्रक्रिया से शरीर के ऊतकों में पुनर्निर्माण में भी सहायता मिलती है। थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है धूम्रपान, मदिरापान तथा नशीले पदार्थों का सेवन से बचें। इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को धूम्रपान, तंबाकू, पान, गुटखा और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे वक्र का खतरा होना, हृदय संबंधी समस्या, दांतों और मसूड़ों का खराब होना और उसके अन्य ऊतकों की समस्याएं हमें उत्पन्न हो जाती हैं। ये बताया गया है। धूम्रपान को ना करें, मदिरापान को ना करें, ना कहें। जैसे कि देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि धूम्रपान को ना कहें, मदिरापान को ना कहें,
पान गुटखा और तंबाकू चबाने को ना कहें। हमेशा में हेज करना। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिरक्षण क्या है? प्रतिरक्षण के प्रकार बताइए। प्रतिरक्षण रोग उत्पन्न करने वाले प्रतिरक्षणों सहित बाहरी कारकों के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने की शरीर की अपनी समग्र क्षमता को प्रतिरक्षण कहते हैं। तो प्रतिरक्षण के प्रकार क्या है? ये दो प्रकार होते हैं। देखिए, नंबर 1, प्राकृतिक प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है और यह हमारे शरीर में किसी बाहरी रोग वाहक के प्रवेश के प्रति सामान्य सुरक्षा प्रदान करती है। यदि रोग शरीर में प्रवेश कर भी लेते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। यह पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कणों को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार सेकंड है उपार्जित प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा व्यक्ति के जीवन काल के दौरान विकसित होती है और इसीलिए इसे उपार्जित या क्रमिक प्रतिरक्षा कहते हैं। यह एंटीजन के जवाब में एंटीबॉडी के उत्पादन के सामान्य सिद्धांत पर काम करता है। एंटीबॉडी शरीर के विशेष रक्षा कोशिकाओं, लिम्फोसाइटों द्वारा निर्मित प्रोटीन अणु होते हैं। यह श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। और क्वेश्चन, चलिए पाठ नंबर 8 देखते हैं। संक्रमक रोग व जीवन शैली रोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जीवन शैली रोग से, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जीवन शैली रोगों के निवारण के सुझाव दीजिए कि इनके कौन कौन से सुझाव हैं। जीवन शैली रोगों के निवारण में सुझाव इस प्रकार हैं। देखिए, प्रतिदिन कुछ व्यायाम करना चाहिए, जैसे घूमना, योग करना, साइकिलिंग करना आदि। लिफ्ट या स्वचालित सीढ़ियों के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करें। भोजन के सही समय पर संतुलित आहार लें। परिष्कृत तथा पैक्ड खाद्य पदार्थ के सेवन से बचें, क्योंकि उनमें शर्करा, वसा, लवण और कैलोरी की मात्रा अत्यधिक होती है। और रेशे अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन, खनिज, लोहा और कैल्शियम तथा विटामिनों की मात्रा कम होती है। संपूर्ण अनाज जैसे गेहूं का आटा, ज्वार, बाजरा का सेवन करें और परिष्कृत भोजन जैसे मैदा आदि से बचें। प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम मौसमी फल सब्जियों का सेवन करें। प्रचुर मात्रा में पानी पिएं। जीवन में तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। धूम्रपान तथा मदिरापान से बचें। क्वेश्चन नंबर 20, ताजिया एक मेले में गई और वहां उसने मक्खियों व धूल लगा खाना खाया। अगले दिन उसे उल्टी और दस्त होने लगे और पैरों में दर्द होने लगा। यह लक्षण क्या दर्शाता है? आप रोगी की देखरेख के लिए क्या कदम उठाएंगे? उत्तर है, ताजिया एक मेले में गई और वहां उसने मक्खियों और धूल लगा खाना खाया। अगले दिन उसे उल्टी व दस्त होने लगे और पैरों में दर्द होने लगा। उल्टी व दस्त और पैरों में दर्द होना हैजा रोग के लक्षण हैं। रोगी की देखरेख के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। हैजा के आहार परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य रोगी के पाचन तंत्र को आराम देना होता है। इसलिए इसके लिए रोगी को कोई भी ठोस खाद्य पदार्थ ना दें। शरीर में निर्जलीकरण को रोकने के लिए जीवन रक्षक घोल ORS, पानी या अधिक से अधिक तरल पदार्थ दें। रोगी की तीव्रता में कमी आने पर बिना रेशे वाले तरल या अर्ध तरल पदार्थ जैसे कि छाछ, सूप, दाल का पानी इत्यादि दिया जाना चाहिए। रोगी का आहार कोमल होना चाहिए। उसमें रेशे वाली तथा बीज वाली सब्जी, फल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वह हाथों में अतिरिक्त जलन उत्पन्न कर सकता है। अधिक मिर्च मसाले वाले तले हुए तथा सिर के तले
वाले खाद्य पदार्थ से परहेज करना चाहिए। हैजा से ग्रस्त रोगी को आहार ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा देना चाहिए, जैसा कि इसमें दिखाया गया टेबल में, उसके अनुसार ही हमें उसका देखरेख करना चाहिए। हैजा में देने लायक खाद्य पदार्थ की सूची। हैजा की स्थिति के वर्जित खाद्य पदार्थ। पूर्णतः तरल आहार नमक तथा ग्लूकोज को पानी, संतरे का रस, फटे दूध का पानी, सब्जी का पानी, नींबू पानी, चावल का मांड, नारियल पानी इत्यादि देने चाहिए। तले हुए पदार्थ, खाद्य पदार्थ से बचें। पत्तेदार सब्जी, पत्तेदार तथा बीज वाले फल व सब्जियों, मिर्च मसाले युक्त तथा या तले हुए खाद्य पदार्थ, बहुत गर्म या बहुत ठंडे खाद्य पदार्थ, कोला युक्त व नशीले पेय पदार्थ, इससे हमें परहेज करना चाहिए। कोमल आहार, नरम पके अंडे, उबले चावल, दही, खिचड़ी, उबले आलू और कस्टर्ड तथा साबूदाने की खीर इत्यादि उसको देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। HIV एड्स का पूर्ण रूप लिखिए। HIV एड्स का विषाणु किस प्रकार फैलता है, साथ ही कुछ निवारक उपाय भी बताइए। HIV एड्स का पूर्ण रूप है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV एड्स का जीवाणु निम्न प्रकार से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, शारीरिक तरलों के आदान प्रदान से, उदाहरण के लिए रक्त चढ़ाना के आदि लगाते समय, प्रदूषित सुइयों का प्रयोग करना, गर्भावस्था के दौरान, शिशु जन्म के समय, संक्रमित मां से बच्चे तक। अभी तक ना तो HIV एड्स का कोई उपचार और ना ही कोई इससे प्रतिरक्षण के लिए कोई टीका ही उपलब्ध है। तथापि कुछ निवारक उपाय अपनाए जा सकते हैं जो कि अभी बताए गए हैं। यौन संबंध एक व्यक्ति के साथ तक सीमित रखें तथा यौन संपर्क के समय सुरक्षा अपनाएं। इंजेक्शन लगाते समय सदैव संक्रमित संक्रमित सुई का ही प्रयोग करें। रक्त चढ़ाने की अवस्था पर केवल पंजीकृत ब्लड बैंक से ही उचित ढंग से परीक्षित रक्त की प्राप्त करें। HIV संक्रमित होने पर गर्भधारण के लिए चिकित्सक के संपर्क करें। ये सभी क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और समय रहते इसको फिर रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैं अगला ही नेक्स्ट पार्ट इसका डालने वाला हूं, वो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको भी जरूर देखें। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।